प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इसमें थोड़ा सा लिखिए तो आप लोग। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत के लिए उत्तरदायी शासन के रूप में जिस संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की, उस संसदीय शासन प्रणाली में नाममात्र और वास्तविक रूप में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, आर्टिकल 53। संघ की सभी कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह से करेगा। ठीक, पीछे एक क्वेश्चन लिखिए तो, एकदम पीछे या यहीं पर लिख लीजिए। प्रधानमंत्री डैश होता है। ऑप्शन 1 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। दूसरा, जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। तीसरा, बहुमत दल का नेता होता है। और लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ आप जो कुछ करना है अपने कॉपी पकड़िए। इसमें आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। ऐसा इसलिए है, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट हुए थे, नियुक्त किए, तो बहुमत दल के नेता थे 13 दिन की सरकार में। इस क्वेश्चन के पूछने के पीछे कई रीजन है, और रीजन एक नहीं, एक क्वेश्चन जानना है। क्योंकि देखिए यहां पर है कि आर्टिकल 53 कहता है कि जितनी भी संघ की एग्जीक्यूटिव पावर होंगे वह प्रेसिडेंट में होगा, और उसका प्रयोग वह स्वयं या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर इस अधीनस्थ अधिकारी की सलाह से करेगा। क्लियर? और आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अब आपको प्रूफ करना है कि क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए सबऑर्डिनेट ऑफिसर है। क्वेश्चन ये, क्योंकि 53 में नो यूज ऑफ द काउंसिल वर्ड्स, पहला प्रॉब्लम। 74 में नो यूज ऑफ द सबऑर्डिनेट वर्ड्स। क्लियर? तो अगर सबऑर्डिनेट वर्ड्स, तो क्या सबऑर्डिनेट ऑफिसर अधीनस्थ अधिकारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं? ये प्रॉब्लम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है
कि राष्ट्रपति, जैसे ये प्रॉब्लम है, पूरी की पूरी स्थिति एक सिचुएशन समझ के इस पर इस तरह से समझिए कि आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह से करेगा। दूसरा, आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। दो चीजें आ गई। अब क्वेश्चन राइज कहां से हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के लिए सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं? इस विवाद का समाधान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के लिए सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, नियुक्ति वर्ड्स है, इसलिए सबऑर्डिनेट है। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है ना, तो प्रधानमंत्री की, तो राष्ट्रपति का सबऑर्डिनेट प्राइम मिनिस्टर हुआ कि नहीं? और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। क्लियर? ये चीजें थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए आप लोगों से पूछा कि थोड़ा सा शब्दों पर महत्व दीजिए, वर्ड्स का इंपॉर्टेंस बहुत है। तुम ये समझ रही थी कि माइन्यूट चीज है ना? नहीं, एक सबसे बड़ी बात यह है, बात रीजन क्या है? मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ इसीलिए प्रूफ किया था कि ये दोनों आर्टिकल आप रिलेट कर सके, समझे? और अब तक जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में था वह कंफ्यूजन खत्म हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और कहीं भी नियुक्ति वर्ड्स में यूज नहीं किया। और कंफ्यूजन डालने के लिए मैंने लीडर ऑफ मेजोरिटी कर दिया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। खुशबू, यहां पर हम सही कर देते तो क्या होता? ये तुम्हारा थोड़े कटा है, सबका कटा है। कोई इतना बारीक जाके नहीं सोचता है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक बोले? राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर संविधान सभा में काफी विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नहीं, तत्पश्चात संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाएगा, बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल निम्न लोगों से मिलकर निर्मित होगा। पहला, फर्स्ट पॉइंट, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों से मिलकर। दूसरा,
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर, नेक्स्ट, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर, ब्रैकेट में लिख लेना, 17वां संविधान संशोधन 1992 70, ठीक, 92, ठीक। अब आइए, यहां पर है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट पॉइंट, all elected member of parliament, ठीक। सेकंड, elected member of state assembly। थर्ड, elected member of Delhi and पुडुचेरी स्टेट असेंबली। क्लियर? ये इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक। इससे क्या चीज निकलता है? इस पूरे डिफिनीशन से क्या चीज निकल रहा है? इस पूरी डिफिनीशन से एक चीज निकल रही है, वह है डिफिनीशन ऑफ स्टेट। इसलिए प्रेसिडेंट का एक दूसरा कंसेप्ट आ गया, हेड ऑफ स्टेट। क्लियर? एक कंसेप्ट मिल गया ना? अब दूसरी चीज यहां पर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यही है। यहां पर एक थोड़ा सा कुछ आपको ध्यान देना होगा। पहली बात कि वैल्यू ऑफ एमएलए, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन elected member of state assembly divided by 1000, ठीक। सेकंड, वैल्यू ऑफ एमपी, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए अपॉन elected member ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर, वह है कि कोटा, यानी राष्ट्रपति को जीतने के लिए कोटा के बराबर वोट चाहिए, वह है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर +1 +1। क्लियर? ये चीजें, ठीक। थोड़ा सा यहां पर कुछ फैक्ट लिख लीजिए। तो संविधान के आर्टिकल, पहला पॉइंट है, संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक तथा लाभ का पद धारण न किया हो, और
लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता हो, के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता हो। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान में यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, जबकि अमेरिकी संविधान के द्वारा अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निर्वाचक मंडल रिक्त हो तो निर्वाचक मंडल की रिक्तता का प्रभाव राष्ट्रपति के निर्वाचन पर नहीं पड़ेगा, बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अपने निश्चित समय पर ही होगा। भारत के चतुर्थ राष्ट्रपति वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कांग्रेस पार्टी के औपचारिक प्रत्याशी नहीं थे, बल्कि ये श्रीमती गांधी के प्रत्याशी थे। गांधी प्रत्याशी थे और इन्हें निर्वाचित होने के लिए द्वितीय चरण की मतगणना का सहारा लेना पड़ा। नेक्स्ट, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के प्रथम निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केवल ऐसे राष्ट्रपति थे, केवल ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। क्लियर? अब सुनिए, थोड़ा सा इनका इलेक्शन प्रोसेस अलग है, ठीक है? और इलेक्शन प्रोसेस अलग होने का मतलब क्या है कि इलेक्शन को समझना और काउंटिंग को समझना जरूरी है। जैसे सपोज दैट ये जैसे राष्ट्रपति का समझो या ग्राम प्रधान का समझो, जो समझ, ठीक, ये कैंडिडेट है, आप प्रेसिडेंट, और ये है मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज यानी मीन्स राष्ट्रपति के लिए वोट देने वाले लोग। अब ए बी सी डी ये कैंडिडेट है। क्लियर? अब ये है पी क्यू आर एस टी यू, और ये फर्स्ट वोटिंग है, ये सेकंड चरण, ठीक। अब यहां पर क्या होता है कि जनरली आप लोग वोट देते हैं तो किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं। यहां पर जितने कैंडिडेट हैं उतने लोगों को वोट देना होगा। यानी मीन्स कि 5 लोग कैंडिडेट हैं तो पी 5 लोगों को वोट देगा।
क्लियर? तो जब वोट देगा तो इसका मतलब अपनी चॉइस दे रहा है। तो चॉइस है 1 2 3 4 5, यानी मीन्स पी की पहली पसंद कौन है? ए है। दूसरी, इस तरह से नंबर लिख दिया गया कि चॉइस है। अब क्यों दे रहा है 1 3 2 5 4? पहले सुन लो पहले तो फिर, ठीक। आर वाला, आर अगर उठ रहा है तो 2 3 4 5 1, ठीक। 1 3 4 5 2, 1 5 4 2 3, 2 3 4 5 1। ये आपका वोटिंग पड़ गई। इतना तक तो समझ में आ गया। अब काउंटिंग ही सबसे इसका इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम काउंटिंग को इंपॉर्टेंस ले ले, काउंटिंग, तो सबसे पहले कोटा डिसाइड किया जाता है। कोटा में क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर +1, यही है, ठीक। सपोज दैट, एक मैं फिगर मान के चल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट 13 lakhs है, 13 लाख। भारत में राष्ट्रपति के रूप में कितने लोग निर्वाचित होते हैं? एक व्यक्ति। 1 + 1 + 1 = इसका अगर फार्मूला अगर निकाल ले तो 6,50,000 एक वोट। ये कोटा डिसाइड हो गया। इसका मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति तभी जीतेगा जब इतना वोट पा जाएगा, तभी जीतेगा। इतना मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जैसे कि पीसीएस के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट है, तो इसका मतलब कि एमए वाला लड़का नहीं एग्जाम देता है, वही चीज तो यहां पर भी होगी, ठीक। यानी मिनिमम इतने नंबर पाना उसकी कंपलसरी है। अब काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग शुरू होने के बाद सबका पहला वोट गिना जाएगा। ये सबका पहला वोट, मान लो ये फर्स्ट नंबर लिखा गया, यानी फर्स्ट वोट गिर, इसके इसके 6 लाख ये वोट है, ये हो गए 3 लाख, ये हो गए 2 लाख, ठीक। ये 6 लाख वोट पा गए, ये पा गए 1 लाख, ये पा गए 1,50,000, ये पा गया 4 लाख। कितना हो गया? 6 4 10, 11.5। अब वोट, टोटल वोट कितना है? ये पा गया 50, ठीक। अगर पहले ही काउंटिंग में, पहले ही दौर में कोई कैंडिडेट ये वोट पा जाता है, वो जीत जाएगा, ठीक। यहां पर पहली बार काउंटिंग हो रही है, पहला काउंटिंग ली जा रही है, और पहली काउंटिंग लेने के बाद किसी भी कैंडिडेट को यह वोट नहीं मिलता है, यह वोट नहीं मिलता है। जैसे नंबर है आपके पास, किसी को यह वोट नहीं मिला है इतना जीतने के लिए। अब क्या किया जाता है? इसके बाद जो सबसे कम वोट पाएगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सबसे कम वोट किसने पाया है? 50 है, डी वाले को बाहर निकाला जाएगा, और इसकी दूसरी पसंद यानी ये वाला वोट लिया जाएगा, गिना जाएगा, और जिसको जितना मिलेगा उसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। फिर देखेंगे कि कोटा के बराबर वोट है कि नहीं। यही है वोटों का ट्रांसफर हो रहा है।
सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है ना, यही ऑटो का ट्रांसफर हुआ। अब यहां पर भी अगर कोई दूसरे राउंड में भी अगर कोटा के बराबर नहीं हुआ तो दूसरे राउंड में जो सबसे कम वोट पाए रहेगा उसको बाहर निकालेंगे और उसकी तीसरी वोटिंग गिनते जाए। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोटा के बराबर वोट न मिल जाए। क्लियर? और ऐसी स्थिति सिर्फ एक बार आई है जब इस स्टेप पर आकर काउंटिंग हुई है, और वह है बीबी गिरी का। क्लियर? ये स्थिति है। ठीक।